साथियों नमस्कार। साथियों 2027 में यूपी में चुनाव है और उसका बिगुल बज चुका है और पूरी तरह से योगी जी ने इस बार कमान अपने हाथ में ले ली है। अमित शाह जी भी उनके साथ खड़े हुए हैं और इस बार उद्देश्य है कि 2027 में ऐसी जीत हासिल करनी है जो कभी बीजेपी ने या यूपी में किसी ने हासिल ना करी हो। ऐसी कई तैयारियों का अब धीरे धीरे आइडिया लगने लगा है। ऐसी कई खबरें पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं और धीरे धीरे जितने भी विपक्षी दल हैं वो योगी जी के फेर में फंसते चले जा रहे हैं। एक एक करके हम सभी खबरों पर डिस्कशन करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, अभी आपने देखा था, अभी लगभग 17 जून के आसपास 60,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर लखनऊ में विशेष तौर पर अमित शाह जी को बुलाया गया था और योगी जी के साथ अमित शाह जी भी थे और दोनों की जो केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी, बिल्कुल एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम तक ऐसी केमिस्ट्री थी जैसे बरसों का याराना है। वैसे तो कोई इनमें आपसी जो है खटास नहीं थी, ये एक बना दिया जाता है, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन मैटर करता है। जनता को तो ऐसा लग रहा था ना कि अमित शाह जो है योगी से नाराज हैं या अमित शाह योगी की सुन नहीं रहे। इस तरह से एक परसेप्शन जो था वो खत्म करना भी जरूरी होता है। और अब अमित शाह और योगी जी दोनों ही ये जानते हैं कि 2027 में अगर जीत हासिल करनी है, समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा के लिए खत्म करनी है, तो कोई भी आप जरा सा भी लूपहोल छोड़ नहीं सकते, जरा सी भी आप कहीं गुंजाइश छोड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तो उस परसेप्शन को खत्म करो जो बना हुआ है कि दोनों में लड़ाई चल रही है। तो उसको लेकर के एक कार्यक्रम ये हो गया है। यहां पर अच्छी अच्छी बातें कही गई, यहां पर बताया गया कि योगी जी सबसे बेस्ट सीएम हैं। अमित शाह जी ने बोला, केशव मौर्य को फ्रेंड बताया अपना। इस तरह से बातें जो करी, उससे पूरे यूपी में एक संदेश ये चला गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक पक्ष था, इसमें मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो इसमें मैं गहराई में बात अब नहीं करूंगा। इसके बाद हुआ क्या है साहब, वो आप जानिए। इसके बाद जो खेल हो रहा है इस वक्त, वो एक अखिलेश यादव जी के साथ हो रहा है और एक चंद्रशेखर के साथ हो रहा है। चंद्रशेखर और अखिलेश यादव का सीन क्या है वो जानिए। अभी आपको पता है कि कथावाचक थे यादव, उनके साथ जिस तरह से घटना हुई, उस घटना के बाद वहां पर एक बवाल हुआ और बवाल के बाद अखिलेश यादव ने एक राजनीति अपनी शुरू करी कि देखो यादवों के साथ कितना गलत हो रहा है और ये सब ब्राह्मणवादी सोच की वजह से हो रहा है, और एक तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की अखिलेश यादव ने कोशिश करी। ठीक है साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई पहले यादव कथावाचक वो थे। यादव कथावाचक तो पहले भी बहुत रहे हैं और अभी भी हैं। कथावाचक ना सही, भगवाधारी बहुत हैं। अब बाबा रामदेव हैं, कौन है? यादव हैं। जय गुरुदेव हैं, ये कौन है? यादव हैं। ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े संत और महात्मा और कथावाचक रहे जो यादव रहे हैं, उससे कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही। वो तो यादवों ने अपनी खुद इमेज ऐसी बना ली, अपने आप को जबरदस्ती समाजवादी पार्टी से जोड़ लिया और समाजवादी पार्टी के कहने पर या उसके चाल चलने के अनुसार यादव चलने लगे। वरना यादव समाज हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में वो समाज रहा है जिसे ईश्वर भक्ति का सबसे पहला अधिकार है, ईश्वर सेवा का सबसे पहला अधिकार है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए तो जल चढ़ाने का जो पहला अवसर दिया जाता है वो एक यादव को दिया जाता है डेली। ऐसे दक्षिण में आप चले जाइए, वहां पर एक शायद मीनाक्षी देवी टेम्पल है, वहां पर जो प्रसाद का पहला प्रसाद चढ़ाया जाता है वो यादव द्वारा चढ़ाया जाता है। ग्वाले कौन थे? यादव थे। कृष्ण भगवान के साथ कौन थे? यादव थे। कृष्ण भगवान खुद यादव थे। लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने यादवों की इमेज ऐसी बना दी है और उनको अपने साथ ऐसे खड़ा कर लिया है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के ही मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से कार सेवकों पर गोली चलवाई, किस तरह से गोली चलाने वालों को बचाया, किस तरह से राम मंदिर का विरोध किया, वो किसी से छुपा नहीं है। उसी प्रकार से आपने कभी नहीं सुना होगा कि समाजवादी पार्टी ने यह बोला हो कि हमें कृष्ण मंदिर बनवाना है, हमें उस मथुरा की जन्मभूमि का विवाद सुलटाना है। कभी ये सब नहीं बोला होगा और यादवों को इन चीज़ों में आगे आकर के बोलना चाहिए था, वो भी बोलने से वंचित रह गए और इस तरह से यादवों का मनोबल गिरा करके उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। वही काम उस दिन इटावा में भी हुआ जब ये कथावाचक के साथ इस प्रकार की घटना हुई। तो साहब अखिलेश यादव ने सोचा कि लाओ मैं यादव बनाम ब्राह्मण कर देता हूं, एक फूट डल जाएगी तो उससे क्या है कि मेरे को और अच्छे वोट मिल जाएंगे। ठीक है साहब, लेकिन अखिलेश यादव फंसते दिखाई दिए जब उन्होंने पहले ब्राह्मण के खिलाफ कई सारे बातें कर दी। उसके बाद जब वहां के लोकल लोग
इटावा के लोकल लोग सामने आने लगे और बोले कि ये सब तो कुछ जानबूझ करके किए गए लोगों के द्वारा था, वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हम कथावाचक जी को परेशान करना चाह रहे थे, हम उनको सुनना नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जनरल कैटेगरी के, ब्राह्मण कैटेगरी के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के न जाने कितने ऐसे लोग आ गए थे जो आकर के खड़े हो गए और बोले कि ये सब समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने आकर के किया, या ऐसे लोग जो उससे विचारधारा अपनी जोड़ करके रखते हैं, उन चंद लोगों ने किया। जब अखिलेश यादव को लगा कि यार मैं इस मामले में घिरता चला जा रहा हूं, ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर तो ब्राह्मण वर्सेस यादव हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ पर तो ये सब जो है इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। तुरंत अखिलेश यादव ने पाला बदल लिया और फिर बोलने लगे हम तो अनंत काल से ब्राह्मणवादी हैं, है ना। और अखिलेश यादव अपने आप को ब्राह्मणवादी दिखाने के लिए जो शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए हुए हैं उनके घर गए। अब शुक्ला जी कौन है? पंडित है। तो तुम तो कह रहे थे कि हम ब्राह्मणवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं और न जाने कैसी कैसी गाली दे रहे थे, अब आप किस शुक्ला जी के यहाँ जाकर के क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों तस्वीर निकलवा रहे हैं? सवाल उठना चाहिए। चलो शुक्ला जी तो शुक्ला जी, आप ही के पूर्व सदस्य पार्टी के संतोष पांडे जी के घर आप क्यों गए हैं? इनकी माता जी को प्रणाम कर रहे हैं, लगभग पैर छू रहे हैं। ये पांडे जी कौन है? ब्राह्मण है। अब ये क्यों बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण नाराज हो जाए या पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि ये जो यादव वाली राजनीति कर रहे थे वो अब चलेगी नहीं। पहली बात तो यादवों में भी अब दो सेक्शन हो गए। एक यादव वो हो गया जो समझ गया है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा था, वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़ चुका है। दूसरा जो थोड़ा बहुत यादव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी जब भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है अलग छट के बाहर आ जाता है और समझ में आ जाता है समाजवादी पार्टी वाला है। इसलिए अखिलेश यादव को भी ये फायदा नहीं मिल रहा और ये पूरी घटना हमें जबरदस्ती का जातिवाद फैलाने के कारण अखिलेश यादव यहाँ पर विफल होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले ऐसे कई आपने इंसिडेंट देखे होंगे जहां पर अखिलेश यादव का एक भी पैंतरा काम नहीं कर रहा है। तो ये योगी जी का दूसरा एक दांव है जिसके आगे अखिलेश यादव फेल हो रहे हैं। आप कहोगे इसमें योगी जी ने क्या कर दिया? साहब याद करिए, योगी जी ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस नारे को हल्के में मत लीजिए। ये नारा इतने नीचे तक गया है कि लोगों को समझ में आ गया है कि हमें किस तरह से रहना है। इसलिए आज कोई दलित करना चाहे, कोई यादव करना चाहे, कोई ब्राह्मण करना चाहे, कोई बनिया करना चाहे, कोई ठाकुर करना चाहे, कुछ नहीं होता। अभी भी एक जगह पर दंगा हुआ था जहां कुछ आरोपी ठाकुर थे, सबको ठाकुर के जेल में डाल दिया योगी ने। योगी जी को ही कहा जाता ना कि ठाकुरों की पार्टी है, योगी जी ठाकुर है, सबको उठा के जेल में डाल दिया, जबकि ठाकुर थे 8 जने। बताइए अब कहाँ गया जातिवाद? तो योगी जी अपने कर्म से भी ये दिखा रहे हैं कि अपराधी अपराधी होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये तो धर्म और जाति ढूंढने वाले लोग हैं जो जानबूझ करके से धर्म और जाति का जो चोला है वो पहना रहे हैं। ठीक है जी। तो आपका प्रशासक, आपका नेता जैसी एक्टिविटीज करता है वही संदेश जाता है आगे, और फिर जब विपक्षी दल का नेता उसमें राजनीति करने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है और इस तरह से विफल होता चला जाता है। आप समझिए। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए शुभांशु शुक्ला की फैमिली को जाकर के ये मिले हैं और अब ये ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो इनकी बातों में खुद द्वंद है, एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन कुछ कहते हैं। अब तीसरे कैंडिडेट की बात कर ली जाए। तीसरे कैंडिडेट हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बेचारे बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव की तरह राजनीति करने की कोशिश करी, लेकिन ये फंसते दिखाई दे रहे हैं। हुआ साहब ये है कि प्रयागराज में एक अर्चना तहसील है, वहां पर इनके लगभग 50 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस बंद करके ले गई है। इनका पूरा मसला क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं। हुआ ये है कि प्रयागराज में ही कौशाम्बी नाम की जगह है, वहां पर सीन ये हुआ कि एक लड़की ने जो बाल समुदाय से थी उसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और ये किया है एक ब्राह्मण लड़के ने। ध्यान से सुनिएगा। ये सुनकर के जो ब्राह्मण लड़का था जिस पर आरोप लगा था उसके पिता ने जो है उसकी बेइज्जती ना हो जाए इसके चलते आत्महत्या कर ली, कलंक ना लग जाए उसके चलते। जब आत्महत्या कर ली और इस पूरी खबर की जांच हुई तो ये पता चला कि इस लड़की ने उस लड़के पर झूठा आरोप लगाया था। पूछा कि क्यों लगाया था तो उसका कहना यह था गांव के प्रधान ने दबाव डाला था कि उन पर आरोप लगा था जिससे कि चुनाव में वो हार जाए इस बार। यानी पूरा खेल चुनाव का था।
अब जब ये मामला पूरा बढ़ गया तो जाहिर सी बात है दो गुट इसमें बन जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर राजनीति करने के लिए अलग अलग राजनीति के दल वहां पर जाने लगे। योगी जी ने कोशिश करी कि बड़े बड़े नेता वहां ना जाएं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम तरह के और हो, जिससे कि वहां पर इस कांड की राजनीति ना हो। इसी चीज में चंद्रशेखर भी जाने लगे, उनको पुलिस द्वारा रोक दिया गया। हालांकि कई छोटे नेता वहां पहुंच चुके थे, कईयों को इजाजत मिल चुकी थी, बड़े नेताओं को नहीं जाने दिया गया था और चंद्रशेखर को भी रोक दिया गया। जब चंद्रशेखर को रोक दिया गया तो कचर, ये जो जगह है मैंने आपको बताई करचना, यहां पर जब रोक दिया गया तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद थोड़े समय बाद इनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ ये सब करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इनके कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ स्टार्ट करी, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब उसको लेकर के भी वहां पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शुरुआत में तो नहीं लिया। उसके बाद जब ये कई दिन, मतलब ये घटना 29 जून की आई थिंक, तो 2 दिन हो गए इसको, 2 दिन से जब ये वहां पर चीजें हो गई तो अब वहां के लोगों का खुद का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो चंद्रशेखर की पार्टी के कुछ लोग थे जो वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे, जिन गाड़ियों से वो लोग आए थे, वहां की लोकल पब्लिक ने उन गाड़ियों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं? तो इनका कहना यह है चंद्रशेखर का कि जो लोग सो कॉल्ड मेरी पार्टी के बताए जा रहे हैं वो मेरी पार्टी के हैं ही नहीं है। जो तोड़फोड़ लोग कर रहे हैं वो मेरी पार्टी के नहीं है, इसलिए उनको अगर जेल में डालना है तो डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि और पकड़ पकड़ जेल में डाल दो, वो मेरी पार्टी के नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर ये नहीं कह सकते कि वो मेरी पार्टी के हैं, क्योंकि लोकल जो भीड़ है वो उन लोगों पर टूट पड़ी है कि तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। अब चंद्रशेखर खुद फंस गए। इनको लग रहा था कि मैं धरना लेके बैठ जाऊंगा, मेरे कुछ लोग थोड़ा तोड़फोड़ करेंगे, एक हवा बनेगी, आसपास के सभी दलित आ जाएंगे और मेरे साथ पूरा एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आंदोलन तो छोड़ो, वो सब लोग इनके खिलाफ ही आकर के खड़े हो गए, जैसा अखिलेश यादव के केस में वहां पर हुआ, यादव वाले केस में। और जब सब लोग आकर के इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए तब इनको लगा कि अब क्या करें, ये तो कह नहीं सकते कि हमने किया था, तो पल्ला झाड़ दो। अपनी ही पार्टी के 50 लोगों को कुर्बान कर दिया, जेल में जाने दिया। इसे कहते हैं चंद्रशेखर का बैकफुट पर जाना। इसमें राजनीति है। राजनीति क्या है? अगर भाजपा चाहती तो चंद्रशेखर को स्थल पर जाने देती, जो करना करने देती, जाकर के चले भी जाते, पता भी नहीं चलता। जानबूझ के जब आप किसी नेता को रोकते हो या कभी जेल में डाल देते हो उस नेता को, पर्टिकुलर नेता को, तो नेता का कद और बढ़ जाता है, लोगों की संवेदनाएं और जुड़ जाती हैं, अगली बार वोट और पड़ जाता है, यानी नेता बड़ा बन जाता है। तो इस समय मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूपी में भाजपा चंद्रशेखर को बड़ा बनाना चाहती है, जिससे कि चंद्रशेखर के पास जो मायावती जी के वोट आने चाहिए वो भी आए, और कुछ कुछ दलित वोट जो मायावती जी के अखिलेश यादव को जा रहे थे, अब वो अखिलेश यादव के बजाय इन्हीं के पास आए। जब दलित वोट इनमें इनमें और इनमें बटेंगे तो ये नहीं जीत पाएंगे, ये तो जीत ही नहीं पा रही हैं। आप समझ रहे हैं? खेल ये है। किसी भी स्टेट में देख लेना जहां पर पार्टी 3, 4, 5 पार्टीज हो, वहां जीतेगी भाजपा, कन्फर्म है। अब ये भाजपा को सबक कहां से मिला? सबक मिला था यहां से। 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, यानी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले के मुकाबले काफी सीटें हार गई थी। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली केवल, जबकि अखिलेश यादव को 43 सीटें मिली थी विद कांग्रेस, है ना, या हाँ विद कांग्रेस, ठीक है, 43 सीट्स थी, जबकि वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर था। तो भाजपा ने यह पाया कि पहले जो अखिलेश यादव के समर्थक और मायावती जी के समर्थक आपस में लड़ते रहते थे, यानी दलित यादवों को और यादव दलितों को वोट नहीं देते थे, इस बार क्या हुआ है, मायावती जी के कुछ दलित यादवों के या कहेंगे समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, जो उम्मीद नहीं थी। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बहन जी जीत नहीं पाएंगी, इससे अच्छा जो जीत रहा है उसे जिता दो। इसलिए अब ये लोग क्या करेंगे, अखिलेश यादव को वोट देने के बजाय चंद्रशेखर में अपना विकल्प ढूंढेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब ये है कि दलित भाजपा को वोट ही नहीं देते? देते हैं, उनमें भी कई सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, बट एक सेक्शन ऐसा है जो मायावती जी को बड़ा जो है पसंद करता है। तो वो जो मायावती जी के वोट अब खाली हो गए पूरी तरह से, वो कहां जाएं, उसके लिए विकल्प तैयार किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि 2 ही पार्टी सिस्टम रहे, मुख्यतः 2 ही पार्टी रहेगा। भाजपा चाहती है कम से कम 3, 3.5 पार्टी सिस्टम यूपी में हो जाए, जिससे कि वोट बढ़ता रहे और जीतती रहे भाजपा। इसलिए चंद्रशेखर को बड़ा किया गया है। इस इंसिडेंट के बाद चंद्रशेखर ने जिस तरह से प्रयागराज में अभी
पुलिस से बातचीत करी है, जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से कुर्सी बैठे हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ऐसा जनरली पुलिस वाले करते नहीं है। लेकिन क्यों सम्मान दिया जा रहा है? क्योंकि बड़ा नेता बनाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो राजनीति चरम सीमा पे है। अब चंद्रशेखर की एक बात मेरी और समझ में नहीं आ रही है। कौशाम्बी में घटना हुई, उसके लिए आप चल दिए। करचना तहसील में बैठ करके आप धरना दे रहे हो, वहां पूरा ड्रामा कर रहे हो, वहां के प्रशासन को लेकर के आप प्रश्न उठा रहे हो। ये दोनों ही जगह प्रयागराज में है, दोनों ही जगह एमएलए की सीट्स हैं। अब उसी प्रयागराज में एक तीसरी जगह भी है जहां पर चंद्रशेखर अभी तक गए ही नहीं है। प्रयागराज में ये जो तीसरी जगह है, जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से एमएलए खड़े होते हैं, वहां पर क्या हुआ है मैं आपको एक घटना बताता हूं। देखिए, मेरे को अगर ये पूरा खुल जाए तो हाँ, ये रहा। देखिए, हुआ ये है कि प्रयागराज की एक दलित लड़की को कन्वर्ट कराया गया, कन्वर्ट करा के केरल ले जाया गया और वहां से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर फोर्स किया गया और उसे ट्रेनिंग दी जाने लगी। उसके बाद जैसी खबर मिली तो रेस्क्यू किया गया, उसको लेकर के आए, जांच चल रही है, सारी चीजें हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आपने नहीं देखा होगा कि ये जो चंद्रशेखर हैं कुछ भी बोल पाए हों या इस जगह पर गए हों। क्यों नहीं गए? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो ये घटना करने वाला आदमी है, जिसने जानबूझे कन्वर्ट किया, जिसने इसे टेररिज्म की शिक्षा देने के लिए केरल भेज दिया, वो एक विशेष समुदाय का था। चंद्रशेखर उस समुदाय को नाराज करना नहीं चाहते, जो गलती मायावती कभी कभी कर देती हैं। इसलिए वो प्रयागराज के 2/3 हिस्से में बवाल कर लेंगे, लेकिन इधर नहीं जाएंगे। बस मुझे इसी बात से दिक्कत है। यहां फिर आ जाता है आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। अगर आप सच में दलित हितैषी हो तो जाओ इस बच्ची को बचाते, इसके लिए आवाज उठाओ, उन लोगों को सजा दिलवाओ जिसने इस बच्ची का उपयोग किया है। आप ही के प्रयागराज में है जहां बैठे हुए हो और दलित है। हो सकता है आपको ब्राह्मणों से नफरत हो, दलितों के लिए तो लड़ रहे हैं ना आप, लड़िए इस लड़की के लिए, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यहां मंशा पर सवाल उठता है। तो बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे इस लड़की से संवेदनाएं हैं, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बट मुझे इनकी राजनीति चूंकि समझ में आ रही है तो इनसे मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि जाकर के उसकी मदद करेंगे। तो साहब, ऐसे राजनीति होती है, ऐसे बिसात बिछाई जाती है, ऐसे किसी को बड़ा बनाया जाता है तो किसी को छोटा बनाया जाता है। कोई अपने आप अपने कर्मों से फंसता चला जाता है तो कोई खुद ही पीछे हट लेता है। मायावती जी को भी बी टीम की तरह रखा हुआ है बीजेपी ने। कभी मान लो संकट पड़ गया, कुछ ऊपर नीचे मामला हुआ और इनकी 10-12 सीट भी आ गई तो क्या पता सत्ता में आ जाए बीजेपी वाले सपोर्ट के साथ। आपने देखा होगा मायावती कभी भी भाजपा के खिलाफ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम में बोलती नहीं है, किसी पॉलिसी का एक तरफा विरोध भी नहीं करती हैं, चुप पड़ी रहती हैं, अपना दिन काट रही हैं। इस तरह से बिसात बिछी हुई है। अभी मैं आपको एक भविष्यवाणी और कर दे रहा हूँ, यूपी की राजनीति में आप ओवैसी को भी उतरता हुआ देखेंगे। अब अगले 2 साल तक आप देखते रहिए, यूपी में एक बड़े से बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो सीधे सीधे 2027 को टारगेट कर रही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।